भी स्टूडेंट ने क्लास 11th में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो कुछ मैथ्स भी लेते हैं, विदाउट मैथ्स कॉमर्स लेते हैं, विद मैथ्स कॉमर्स लेते हैं। तो और साइंस के भी स्टूडेंट के पास मैथ्स होता है, कहीं कहीं स्कूल में आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी मैथ्स लेते हैं। तो आज मैं मैथ्स के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपका किस तरीके से इस बार सिलेबस होगा, किस तरीके से आपका कौन कौन से चैप्टर आपके रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्लास 12th में भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सेम इसी तरह क्लास 11th में भी सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। और जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्लास 12 की, उसी तरह सेम आपकी भी चलने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। वो कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। फिलहाल मैंने आपका वेलकम करना है क्लास 11th के मैथ्स के स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, बहुत क्यूरियोसिटी है स्टूडेंट्स में पढ़ने की, आगे बढ़ने की, सब चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं, उन्हें थोड़ा सा वो थोड़ा वरिड है कि हम कैसे करेंगे। तो डोंट बी वरिड, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैथ्स इंग्लिश में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ भी इंग्लिश में पढ़ने की या कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जैसे जैसे टीचर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपको वही पिकअप करना है, उसी से आगे चलना है। आप बिल्कुल, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप हिंदी मीडियम से पढ़कर आए थे 10th तक मैथ्स। तो बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपके PDF में आपको सेंड करूँगी, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है। आपकी NCERT की बुक है ये वाली, ये आपकी NCERT की बुक है। ये मेरी थोड़ी पुरानी है, आप नई लेंगे, इसका कवर थोड़ा सा फेड हो गया है। तो ये 11th की बुक है, आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाएगी, या स्टेशनरी पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपके घर आ जाएगी। तो 11th में सिर्फ एक ही बुक है, 12th में आपकी 2 बुक हैं। इस बुक में आपके 16 चैप्टर हैं, 1 to 16 चैप्टर थे पिछले, मतलब हैं अभी भी, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करा है, क्योंकि क्लासेस ऑलमोस्ट काफ़ी लेट स्टार्ट होंगी, और या फिर जो भी होंगी तो ऑनलाइन होंगी। तो इसके लिए इसमें 16 चैप्टर थे, जो कि 3 चैप्टर पूरे इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, फुली डिलीट हैं उसमें से। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट थोड़ा सा इसमें से रिड्यूस करा है। तो वो PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो सबसे पहले जो फुल्ली डिलीट चैप्टर हैं वो यहाँ पर है, 4 चैप्टर है, 8 चैप्टर और 14 चैप्टर है। मैं आपको इसमें से खोल के भी बताऊँगी कि 4th चैप्टर कौन सा है। तो 4th चैप्टर में सबसे पहले आपका आता है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज थी, 4.3 तक था। उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम, जो कि 8 चैप्टर है, इसमें भी आपकी 3 एक्सरसाइज थी। इसके अलावा आपका था 14th चैप्टर, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें 14.6 तक की आपकी एक्सरसाइज थी। तो ये बुक आप जल्दी से अपना किसी भी उससे स्टेशनरी से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और किसी भी और बुक को मत लीजिएगा, सिर्फ एक यही NCERT की बुक है जिसमें सारा आपका निचोड़ है। इसमें सारा आपका डिटेल में चैप्टर ले रखे हैं। आप पहले स्टार्टिंग जब चैप्टर को करते हैं तो उसके डिटेल में चैप्टर की जो डेफिनेशन दी गई है छोटी छोटी, उसको पकड़िए, उसको पढ़िए, बार बार वो डेफिनेशन क्या कहती है। उसके अलावा डेफिनेशन, हर डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल लेके दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को समझिए, उसी से ही काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। चैप्टर 1 आपका है सेट। तो मैं आपको सबसे पहले एक PDF सेंड करूँगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस है, और फिर दूसरी PDF है जिसमें आपका कौन कौन से चैप्टर आपके रिड्यूस हुए हैं, और रिड्यूस में आपका चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट। बहुत सिंपल चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ आएगा आप अगर इंटरेस्ट लेंगे इसमें। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आपको बहुत इजीली इसमें लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैथ्स में लैंग्वेज मैटर भी नहीं करती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सेट। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन। तो मैं एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल आपको लेकर बताती हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आप अपना पढ़ना, इस पैराग्राफ को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें है कि 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता। तो मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने। मिस्टर मेहता जो है कुछ सामान लेते हैं, उसमें लिस्ट में नाम है टॉय लेते हैं, 1 kg स्वीट लेते हैं, मैगजीन लेते हैं। वहीं मिसेस मेहता जो है वो लेडी फिंगर, पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ लेती हैं। तो इस तरीके का इनकी जो, अगर हम इन्होंने जो सामान परचेज़ किया है, इसका मैं अगर मैथ्स में बताऊं तो ये एक तरीके से क्या है? कलेक्शन है। क्या है? ये एक सेट है जो मिसेस मेहता ने बनाया और मिसेस मेहता ने। क्या ये कलेक्शन जो है इस तरीके के जो कलेक्शन होते हैं इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, जिसमें चीज़ें क्लियर हैं
कि मिस्टर मेहता ने ये चीज़ खरीदी है और मिसेस मेहता ने ये चीज़ खरीदी है, परचेज़ करी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट कैन यू से अबाउट द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ट्रूथ, इज़ इट वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे बच्चों का, ऐसे स्टूडेंट्स का आप कलेक्शन बनाइए जो सच बोलते हैं, तो आप सोचेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा ये सच ही बोलता है। सच भी बोल सकता है इंसान, झूठ भी बोल सकता है, तो आप क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन जहाँ आप क्लियर नहीं होते, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और मैं आपसे बोलूँ नेचुरल नंबर, तो क्या है नेचुरल नंबर, तो आपका वो भी आपको पता है सो ऑन जाएगा, लेकिन कौन से वेल डिफाइन है, कौन से वेल डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो लिखे हुए हैं इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका स्क्रीन थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी ताकि मैं आपको आगे बता सकूं कि आपका सेट और क्लियर कर सकूं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सेट की सबसे पहले आपको यहाँ फर्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्लास फर्स्ट के भी हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के हैं एंड 12th तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो कलेक्शन ही तो है आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का। तो आप यहाँ बात क्लियर नहीं है, आप किसके बारे में, कौन से स्टूडेंट्स के बारे में, कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में, वीक स्टूडेंट्स के बारे में, किस तरीके के स्टूडेंट्स का कलेक्शन आप चाह रहे हैं। तो यहाँ बात आपकी क्लियर नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अच्छा, अगर यहाँ पर इस चीज़ को मैं क्लियर करके बोलूँ, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल हुज हाइट इज मोर देन 180 सेंटीमीटर, यस। अब आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है कि 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा जिसकी हाइट है, तो आप हर क्लासेस में जाएंगे और कलेक्शन फटाफट से ले आएंगे, तो इसे कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन योर कॉलोनी। अब आप अपनी कॉलोनी में ऑनेस्ट पर्सन ढूंढेंगे, अब आपको तो क्लियर नहीं होगा कि ये वाकई ऑनेस्ट है या नहीं है, तो यहाँ पर आप कलेक्शन नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ दोज पीपल इन योर कॉलोनी who have never been found involved in any thief cases, मतलब उन्होंने कोई चोरी चकारी वगैरह में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, तो आप फटाफट बता देंगे, कहेंगे मिस्टर मेहता बहुत अच्छे हैं, मिसेस मेहता अच्छी हैं। तो इस तरीके से आप कलेक्शन इजीली बना सकेंगे। तो ये जो है आपका राइट हैंड साइड पर आपका जो है वो है वेल डिफाइंड, और ये है नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। थर्ड है, इसी तरीके से आपका है इंटरेस्टिंग बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी। तो आपकी इंटरेस्टिंग बुक तो बहुत सारी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, मैथ्स भी हो सकती है और अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कोई सी भी हो सकती है। हाँ, अगर आपसे कहा जाता है कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक इन योर स्कूल लाइब्रेरी, मैथ्स की बुक, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया आपको मैथ्स का, तो आप फटाफट से बता देंगे फलां राइटर की या इस राइटर की आपको बुक का कलेक्शन जो है आपको पसंद है। इसी तरीके के फोर्थ एग्जाम्पल जो है आपके पास है स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर स्कूल। अब इंटेलिजेंट स्कूल तो हर क्लास में है, हर सेक्शन में अलग अलग होंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन जब होता, जब अब आप यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं हु हैव स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स। इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिनके 80% से यहाँ पर क्लियर कर दिया, 80% वाले, वरना तो हर कोई आपसे कहेगा कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। 40% वाला भी इंटेलिजेंट बोलेगा, 50% भी इंटेलिजेंट कहलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है 80% मार्क्स जिसके होंगे मैथ्स में या इंग्लिश में या एग्जाम में, तो वो कलेक्शन कैसे कहलाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है आपका। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नोटेशन दिए हैं, सम स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द प्रेजेंट सेट्स। तो सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर गौर करेंगे। देखो सबसे पहले आपको कैपिटल एन बना हुआ है, ये कैपिटल एन क्या कहलाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उसे कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन को रिप्रेजेंट करा जाएगा किससे, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। उसके बाद है आपका सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जो कि W से स्टार्ट होता है और W से ही इसको डिनोट किया जाता है। और होल नंबर में आपको पता है 0 इन्वॉल्व होता है, 0 से लेकर आप इन्फिनिटी तक के नंबर आपको होल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को आपको पता है Z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, कि जैसे कि -3 + 3। अब अगर आप नंबर लाइन आपने 10 तक बनाई होगी, बीच में 0 होता था और राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव होते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव होते थे।
तो ये सारे नंबर जो हैं, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। क्लियर? उसके बाद आपके आता है क्यू। क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो कि आपकी p/q के फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, जैसे 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है, तो इस तरीके नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट, जो कि आपके रूट में होते हैं, √2, √3। तो इस तरीके के नंबर को आप रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिसे हम आप R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इर्रेशनल, सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद होता है आपका C को हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा जिसे कहते हैं आप, आयोटा जिसे हम I से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये सारे आपके नोटेशन है जो कि आपको सबसे पहले इसको ध्यान में रखना चाहिए कि N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, Q फॉर रैशनल नंबर, I फॉर इर्रेशनल नंबर, R फॉर रियल नंबर, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके अलावा हम नीचे थोड़ा सा मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल्स हैं जो कि आपको पूरे इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आप फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, तो ये किस तरीके से बना है? ये ऐसे बना है। ठीक है, जैसे ई होता है ना आपको, लेकिन इसको कर्व में बनाना है आपको। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बस अभी आप सिर्फ सिंबल को याद रखिए, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे आप अपनी नेचुरल लाइफ में रख के देखिए कि बिलोंग करता है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये वर्ड आपने यूज करा होगा। मैं एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो ये वही बिलोंग करना है आपका। ठीक है, तो ये कैसे यूज होगा अभी आपको मैं बताऊंगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ डज नॉट बिलोंग, एक बिलोंग, एक हो गया डज नॉट बिलोंग, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से क्रॉस करके दिखाना है। तो सेकंड नंबर पे ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड पर बना हुआ है वो है देयर एग्जिस्ट और देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ये उल्टा ई बना है इस तरीके से, देयर एग्जिस्ट, और ये तो देयर एग्जिस्ट का साइन हो गया। अगर मैं इसको कट कर दूं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, n is a set of a natural number and we have then 2 is a natural number but -2 is not natural number. It is can be written in the symbol of yes belongs to. अब आपने देखा है कि 2, अगर मैं बोलूँ 2 क्या है, आप बोलेंगे मैडम नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, आपका जवाब यही आएगा। तो ये नेचुरल नंबर है। तो 2 को इसने किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया है? 2 को यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू n। अभी मैंने बताया था कि वो जो आपको मैंने नंबर बताए थे n, W, Q, Z, I, ये सब सॉरी R, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो 2 क्या है आपका? 2 यहाँ पर बिलोंग करता है किसमें? नेचुरल नंबर में, जिसमें मैंने अभी बताया था आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से 2 किससे बिलोंग करता है? 2 आया है नेचुरल नंबर से। अगर मैं -2 की बात करूँ और मैं बोलूँ क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, आप बोलेंगे नो मैम, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ -2 क्या इंटीजर है, तो यस आप कहेंगे यस, -2 बिलोंग्स टू Z। ठीक है, Z यानी आपका इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। तो ये आपका जवाब था। होप सो आपको बिलोंग्स टू और नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब फर्स्ट पर आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले आपका सेट, आपका चैप्टर का नाम ही सेट था, तो सेट आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि सेट में सबसे पहले क्या है? सेट में होता है कलेक्शन, और कलेक्शन कैसा हो सकता है? डिफाइन और वेल डिफाइंड दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले अगर चैप्टर का नाम आपके दिमाग में आता है तो वो है सेट। सेट कैसा हो सकता है? डिफाइन और वेल डिफाइंड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सबका नोटेशन बताया है। उसके बाद मैंने बताया बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड। अगर मैं सेट की डेफिनेशन यहाँ मैंने आपको क्लियर नहीं करी है, अगर आपसे कोई पूछता है सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सेट मैंने आपको बताया था, सेट कैसा हो सकता है? डिफाइन और वेल डिफाइंड दोनों हो सकता है। लेकिन सेट जब भी डिफाइन कहलाता है, सेट जब भी सेट कहलाता है जब वो कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। नॉट वेल डिफाइंड में आपका सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म कैसा होता है? रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये दो फॉर्म है, दोनों को याद रखना है। रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या है? इन दिस मैथड एज अ सेट इज रिप्रेजेंट बाय द लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स। और सबसे पहले आप यहाँ एक वर्ड आया है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कोई भी आपने कलेक्शन बनाया सेट का, जैसे मैंने आपको मिस्टर मेहता का एग्जांपल दिया था। मिस्टर मेहता ने टॉय और मैगजीन और कुछ वेजिटेबल्स ली थी। तो वो जो टॉय, वेजिटेबल्स और ये सब, ये क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं, सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूँ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे वेल डिफाइंड है सबसे पहले ये, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये सेट है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और ये 1 2 3 4 क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। और सबसे पहले एक और चीज, सेट को आप मंथली ब्रैकेट में रखते हैं। इस तरीके से आप सेट को डिनोट करते हैं। और सेट के जो एलिमेंट रखे जाते हैं वो इसके अंदर इस तरीके से रखे जाते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन आप रख सकते हैं। जैसे कि आपको आगे मैं दिखाऊंगी, यहाँ पर वॉवल्स लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर ये रखा जाता है। तो सबसे पहले आप देखें, वी बी द सेट ऑफ अ वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स, इट कैन बी रिटन रोस्टर फॉर्म। अगर हम रोस्टर फॉर्म को लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म को सबसे पहले तो आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर में आपका ABCD कुछ भी हो सकता है, A to Z में, मगर कैपिटल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप V पर ध्यान देंगे, तो V जो है आपका कैपिटल लिखा हुआ है। अब इसने बोला है वॉवल, सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स में आपके पता है AEIOU होते हैं, तो यहाँ पर AEIOU लिखा हुआ है आपका ब्रैकेट के अंदर। और अगर दूसरा बात करूँ सेट, इसने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, इफ A बी द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। नेचुरल नंबर लेस देन 7, नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 को आपको किस में रखना है? ब्रैकेट के अंदर रखना है, मंथली ब्रैकेट में रखना है। और डिनोट किससे करना है? कैपिटल लेटर यानी A से डिनोट करके दिखाया है यहाँ पर। तो इस तरीके से लिखने के कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से आप पूरी स्पेलिंग जो है कॉमा करके लिखेंगे, ये क्या है? आपका रोस्टर फॉर्म होता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोट, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? टू राइट द रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। यहाँ पर क्या होगा? एलिमेंट शुड नॉट बी एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ, जैसे कि इसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ए बी द सेट, एक सेट है लेटर यूज टू द वर्ड मैथमेटिक्स। देन अगर ए क्या है? कोई सेट है, तो ए को रिप्रेजेंट कर दिया आपने, यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा है। ए इज इक्वल्स टू किस चीज का? मैथमेटिक्स का। लेकिन आपको पता है रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स में आप सबसे पहले चेक कीजिए कौन सा वर्ड जो आ रहा है रिपीट हो रहा है, एम। तो एम को 2 बार नहीं लिखना है, एम को एक ही बार लिखना है। तो M, A, T, H, E, I, C, S। तो इस तरीके से आपका ये वो सेट बन जाता है। लेकिन इसमें मैटर नहीं करता है कि आप M को पहले लिख रहे हैं, I को पहले लिख रहे हैं, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? आप थोड़ा सा यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। अब फर्क क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर नॉट बी लिस्टेड बट द रिप्रेजेंटेड बाय द सम कॉमास प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर क्या है? जिस तरीके से आपने वॉवल्स में लिख के शो कर दिया था AEIOU, यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना है। यहाँ कैसे यूज करना है? आप शो तो करेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे B से, A से, B से, किसी भी तरीके अल्फाबेट से कर सकते हैं। लेकिन लिखना क्या है? सच X, इस तरीके से लिखेंगे X सच दैट, ये साइन हो गया सच दैट का। X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स।
देख रहे हैं, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात हुई है, कौन से, वोवल्स की। लेकिन रोस्टर फॉर्म में हमने वोवल्स को खोल के दिखा दिया, जो जो होते हैं रियल में। लेकिन हमने रोस्टर फॉर्म में खोल के नहीं दिया रखा है, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज लिखी है। क्या लैंग्वेज लिखी है? एक्स। एक्स क्या है? एक्स है आपका वोवल्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स हैं, वो है आपका एक्स। क्लियर? तो एक बार मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि आपका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों में फर्क है। आप क्या है, एक ये वाला एग्जांपल देखिए, एक ये वाला एग्जांपल देखिए रोस्टर फॉर्म का। दोनों में फर्क ये है कि रोस्टर फॉर्म का तो आप क्लियर करके एलिमेंट को शो करके कॉमास करके लगाते हैं, लेकिन यहाँ कॉमास नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, एक स्टेटमेंट में लिखना है, एक्स इज अ सच दैट एक्स इज अ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। और दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था, लैंग्वेज लिखी थी, सेट ए इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। लेस देन 7 में आपका अपने लेस देन 7 1 से लेकर 6 तक के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको बोलूँ तो आप इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल्स टू 7। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स क्या है? एक्स वो वैल्यू है जो कि 7 से छोटी हैं। जैसे कि आपका है 1 रखेंगे तो नेचुरल नंबर में आता है, 2 रखेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर, 3 रखेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर 6 तक के जितने भी नेचुरल वो नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और किससे छोटे हैं? 7 से छोटे हैं। यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है आपकी, आपने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, जैसे रोस्टर फॉर्म का लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म का भी है। यहाँ पे लिखा है सच दैट आपका एक साइन है जो कि मैंने ऐसे करके दिखाया है, एक्स सच दैट। ये जो दो आपके जो बिंदु हैं आप बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये बिलोंग्स वर्ड्स तो मैंने बता दिया था, लेकिन ये दो बिंदु जो हैं इसको क्या कहते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। तो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि कौन सी आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप समझिए प्रॉपर वे में, लेकिन नोट्स कॉपी में बनाइए कि किस चीज को बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग कहते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसको मंथली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को रखा जाता है। एलिमेंट्स को खोल के दिखाने को, जब सेट में हम एलिमेंट्स को खोल के दिखाते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है या टेबुलर फॉर्म कहलाती है। जब हम उसकी लैंग्वेज में लिखते हैं, सच दैट एक्स सच दैट जो भी है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, या एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जो भी कह सकते हैं, या इंग्लिश अल्फाबेट्स जैसे आपने सीखा है, तो ये इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो सच दैट भी पता चल गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, आप एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको ए दिया हुआ है और बी, दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको फर्स्ट पार्ट में, ए और बी। ए के जो एलिमेंट्स हैं आप देख रहे होंगे क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3। बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 6 9 12, ठीक है। उसने क्या बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, चलिए तो पहले फर्स्ट को लिखते हैं, यानी ए पार्ट को लिखते हैं। ए पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, -3 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, -2 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, -1 भी है 1 भी है। तो ये क्या है, आपको मैंने बताया था कि आपने नंबर लाइन पढ़ी है, एक तरफ राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, एकदम लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यस, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर रहे होंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स सच दैट, यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और क्या है, x इज लेस देन 3, और ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है -3 से छोटी और -3 और 3 के बीच में है। तो जितने भी नंबर हैं वो आपके सारे इसमें लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आपका था 3 6 9 और 12, इसको भी आपको उसमें लिखना है। अब आपको ध्यान से देखेंगे 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, तो ये 3 का टेबल है। तो इसको इसने बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। इसने लिखा है x, पहले लिख लिया है उसने, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू
सॉरी बिलोंग नहीं आएगा यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n, और n को भी बताना है, ये n क्या है आपने आगे बताया, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N से आपको पता चल गया नेचुरल नंबर, यानी यहाँ अगर आपको मैं खोल के बताऊंगी 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3, 3 × 2, यानी आप n की जगह पे क्या रख रहे हैं, नेचुरल नंबर रख रहे हैं। एक बार 1 रखिए, नेचुरल नंबर में आपको लाइन से 1 से लेकर आगे तक मिलता जाता है, ठीक है। तो आ गया, तो आपने इस तरीके से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये जो है बीच वाले नंबर जो हैं ये क्या है आपके n है, n। और ये जो आपका निकल कर आया है ये क्या है आपकी है सेट, जो आपका 3, 6, 9, 12 में दे रखा था। तो इसीलिए आपने इसको रोस्टर फॉर्म को बहुत, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाती है, स्टूडेंट्स को सेट बिल्डर में कंफ्यूजन रहता है लिखने में, स्टेटमेंट लिखने में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने क्लास 8 में भी इस तरीके से बनाया है, करा है, इस तरीके से नहीं है, लेकिन आप लिखते थे, लैंग्वेज में लिखते थे, जैसे आपको लेस देन वो लिखा होता ना फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आप उसको इंग्लिश में, हिंदी में आपने लिखा होगा पूरा प्रॉपर इंग्लिश में और हिंदी में। तो इस तरीके से ये आपका क्लियर होता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो बी पार्ट में आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें ये भी दिखाया है कि जो नेचुरल नंबर है आपने कहाँ तक लिए थे, 4 तक लिए थे, तो इसलिए इसने लिखा हुआ है n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये मैं ये भी साइन बता देती हूँ, n की वैल्यू जो है लेस देन 4 यानी 4 से छोटी, 4 से छोटी यानी 1, 2, 3 और इक्वल का साइन, ये जो बीच में ये जो वर्ड होता है ना, ये तो हो गया छोटा, 4 से छोटा, और ये जो है ये किसका है, इक्वल, 4 के इक्वल। तो जो आपने n की वैल्यू ली थी 1, 2, 3, 4, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली आप कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म की तरह लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको सबसे पहले पढ़ना आपको आना चाहिए। तो एक बात है, ये तो आपको पढ़ना आ गई होगी, ये वाली लाइन, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। आपको पता है x क्या है, x की जितनी भी वैल्यू होंगी वो किस में से ली गई है, नेचुरल नंबर में से ली गई है। अब यहाँ ये लिखा हुआ है 50 लेस देन इक्वल्स टू x, 2 तरीके से लिख रही हूँ मैं, ठीक है, और x लेस देन इक्वल्स टू 60, ये 2 लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर ऊपर वाली की बात करेंगे, यानी यहाँ जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जिसकी तरफ साइन खुलता है वो बड़ी होती है, और नीचे वर्ड है इक्वल भी होती है। तो यानी इसका अगर हम पढ़ें तो क्या, कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 50, यानी x की वैल्यू जितनी भी है वो 50 से बड़ी होंगी। 50 से बड़ी क्या होंगी, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है। तो यहाँ से 51 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन आगे तक चलता है। अब नीचे वाला पढ़ते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो दैट मीन्स x इज लेस देन 60 और इक्वल टू 60, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या है, 60 से छोटी होगी। 60 से छोटी आपको पता है 59, 58 एंड 56 एंड सो ऑन। तो ये दोनों नंबर को अगर मिला के बात की जाए तो x की वैल्यू क्या आई है, 51 से लेके 59 तक की बीच की ये नंबर ही तो आए हैं आपके। तो बस इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको सेट की फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो इसे C से डिनोट किया है, देखिए यहाँ पर C से डिनोट किया है, इसे C से डिनोट किया है, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब इसने इसको C से डिनोट किया है, अभी मैंने आपको बताया था। तो कितने नंबर आए, 50 से लेकर 60 तक के सारे नंबर जो है फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड आपका आता है बी पार्ट। बी पार्ट में आपका क्या बोला है, बी पार्ट में आपका गिवन है x बिलोंग्स टू r। r क्या है, रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपने, इसने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लास 10 से अभी अभी आए हैं हम, तो आपको पता होगा फैक्टर कैसे करे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए इसके बिल्कुल। तो इसने बोला है x बिलोंग्स टू r एंड x की ये जो वैल्यू है ये बतानी है। तो इस तरीके से आप जब फैक्टर करेंगे तो आपके ये 2 निकल कर आएंगे, ठीक है। और x की वैल्यू आपको पता है, एक बार x -3 है, इसको 0 के ऊपर रखेंगे तो x इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई, तो ये 3 हो गई। दूसरा x -2 है, तो उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आपका जो सेट बना
वो क्या बना, ब्रैकेट के अंदर, ये वाला ब्रैकेट इस तरीके से लगता है, ब्रैकेट के अंदर 2,3। क्लियर? चलिए, सो जो मैंने अभी आपको बताया है मैं एक बार और कर दूं क्लियर। कोई भी सेट होता है, सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेट है, सेट ए से मैंने रिप्रेजेंट करा, तो मैं इसको सपोज करिए मैं आपको लिख रही हूँ अल्फाबेट्स, वॉवल्स लिख रही हूँ। चलिए, मैं वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो कैसे लिखते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कैपिटल लेटर से और ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से जब मैं लिखती हूँ तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या कैसे, एक्स लिखा ब्रैकेट के अंदर ही जाएगा, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा है, मैंने आपको एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आपका सेट हो गया। सेट कैसे हो सकता है, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड। ठीक है, सेट कैसे होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो मछली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया है बिलोंग्स टू, ये क्या कहलाता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और दूसरा ये कहलाता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, उसके बाद आपका जो रोस्टर फॉर्म मैंने क्लियर कर दिया है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो ये सारी आपको मिलेंगे, आपको और भी बातें क्लियर होंगी वहां से। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इसी की, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। इसके बाद आपका जो ये टॉपिक आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट से। तो ये जो आपका है नेचुरल नंबर, आपकी बात करते हैं नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसा सेट कहलाता है, इनफाइनाइट है, इंफिनिटी तक है ये, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो आपके काउंट नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, अब जैसे नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक होते हैं, आगे तक होते हैं, और फाइनाइट जो होते हैं जिसे आप काउंट कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट है। तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल लेके दिखाया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको क्या है, इनफाइनाइट है। और सेट ऑफ योर स्कूल, आपको पता है स्कूल में 1000, 2000, 3000 इतने ही तो बच्चे हो सकते हैं, तो ये काउंट कर सकते हैं। तो आप क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होता है जो आपका काउंट नहीं, फाइनाइट वो होता है जो आपका काउंट किया जा सकता है, और इनफाइनाइट वो होता है 3-2 में आप देखेंगे क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी से नाम आता है एम्प्टी, बिल्कुल खाली, जिसमें कुछ ना हो, जिसको हम कह सकते हैं ब्रैकेट में आपने देखो नल सेट भी कह सकते हैं। एक और नाम दो इसको तो वॉइड सेट भी कहा जाता है इसको। तो एम्प्टी सेट कैसे होता है, एम्प्टी सेट जो एक खाली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो एम्प्टी सेट को आप किस तरीके से, इस तरीके से भी डिनोट करके दिखा सकते हैं। एम्प्टी मतलब खाली आप ब्रैकेट बना के दिखा दीजिए, ए इज इक्वल्स टू ये ब्रैकेट, तो ये सिंपली आपके एम्प्टी सेट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखकर दिया हुआ है, मैं दिखा भी देती हूँ। x belongs to r and x square is equals to x square plus 1 is equals to 0. x belongs to r आपको पता है रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। x square plus 1 is equals to 0. दूसरा आपको दिया हुआ है x is a number which is the greater than 7 and less than 5. greater than 7 यानी 7 से बड़ा, और which is a greater than 7, 7 से बड़ा। x की जो वैल्यू है लेस देन 5, इस तरीके से लिखी जाएगी, सॉरी, x की जो वैल्यू है लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल वर्ड भी लिखा है नहीं, ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ी है। तो 5 और 7 के बीच में 5 से बड़ी और 7 से छोटी, तो आपको पता है 5 से बड़ी और 7 से छोटी में क्या नंबर आता है, सिर्फ 6 ही एक नंबर है। तो 6 भी है और भी बहुत सारे नंबर हैं,
रियल नंबर की बात हो रही है या नेचुरल नंबर की बात नहीं होगी। अगर नेचुरल नंबर की बात हुई तो सिर्फ एक 6 वर्ड आएगा। और आपको पता है रियल नंबर में सारे रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं, तो ये कैसा सेट होगा आपका? सेट कैसा कहलाएगा? फाइनाइट कहलाएगा, इनफाइनाइट? सॉरी, यहाँ वर्ड एक क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं इसमें पूछा क्या है। सेट इज कंसिडर टू बी द रियल नंबर बट देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1। देयर इज द सेट कंसिस्ट ऑफ no element. Similarly, there is no such a number which is less than 5 and greater than 7 such that is said to be a null set. Okay. Sorry, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर इक्वेशन दी थी x² + 1 = 0। इसमें ही x की वैल्यू रखनी। तो सबसे पहले अगर मैं x² इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये -1 हो जाएगा। एग्जैक्टली -1 हो जाएगा। और दैट मीन्स आपका स्क्वायर रूट में कभी भी -1 नहीं आता है। तो ऐसा 5 से और 7 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है आपका जो इस तरीके से माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये कैसा सेट कराएगा? साइड कराएगा नल सेट। इसको आप जो है खाली मैंने बोला है a = खाली एक ब्रैकेट बना के भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, या आप इसको a = 5, इसको 5 कहा जाता है। आप इस तरीके से भी इसको रख के दिखा सकते हैं। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, तीनों का मतलब एक ही है। एग्जाम में अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका नल सेट है, यानी खाली कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है सिंगल सेट। सिंगलटन सेट मतलब सिंगल सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, जैसे कि आपका इस तरीके से a = 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको 2 दिया हुआ है, या फिर a या फिर b या फिर 10 कुछ भी आपका हो। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिया हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग सेट a सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। ऐसा नंबर बताइए इवन भी हो और प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर तो क्या लिया आपने? 2। as there is only one even prime number namely is 2 and set A will be the only one element such that is said to be the ये सिंगलटन सेट है आपका, क्योंकि आपको पता है इवन प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2 ही होता है। तो ये आपका क्या है? बेस्ट एग्जांपल लिया गया है इसका। उसके बाद है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट कब कहलाता है? इक्वल नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल जिसके अंदर इक्वल एलिमेंट हो वो इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स, 2 सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। जब इनके एलिमेंट सेम होंगे तो क्या होगा? ये इक्वल सेट कहलाएगा। द सेट ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट सच दैट इज सेड टू बी द इक्वल सेट एंड इट इज अ राइट, इट कैन बी राइट दिस ए इक्वल बी। दैट मीन्स सेट ए और सेट बी दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की एलिमेंट सेम है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। डी के अंदर 3 एलिमेंट है, ई के अंदर भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, और अगर सपोज करो ए के अंदर तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट होते, तो ये क्या होता? नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट। कौन से होते हैं डिसजॉइंट? बहुत सिंपल सा है, जैसे कि इनके नाम से ही आपको लोगों को पता चल रहा होगा। इवन थोड़ा सा फोकस में सही कर लेती हूँ। तो 2 सेट इज सेड टू बी द डिसजॉइंट जब कहलाते हैं इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, जब उनकी कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे आपको 2 सेट दिए हुए हैं, सेट ए सेट बी। सेट ए के अंदर है 1 3 5, सेट बी के अंदर है 2 4 और 6। अब दोनों के एलिमेंट आप देख रहे हैं डिफरेंट हैं, कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरीके के जो सेट होते हैं उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, नो कॉमन एलिमेंट। तो मैंने इस पेज पे, इस फ्रंट पेज पे आपको मैंने फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिसजॉइंट सेट ये क्लियर करा है। तो एक बार और मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ, चलिए थी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं, इनफाइनाइट से ध्यान रखिए, इन्फिनिटी वर्ड से ध्यान रखिए, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट वो होती है जो काउंटलेस होती है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फाइनाइट सेट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो लिमिटेड होते हैं। उसके बाद है आपके एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होते हैं जिसके अंदर, एम्प्टी मतलब खाली, जिसके अंदर कोई सेट कॉमन सेट नहीं होगा, उनको खाली होगा वो। ठीक है, उसको नल सेट भी कहा जाता है, उसको
वॉइड सेट भी कहा जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आपको 5 से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, और आपको पता है सेट को रिप्रेजेंट जो करते हैं किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर मंथली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। लेकिन ये सिंगलटन सेट है तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, वो है 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं, इक्वल सेट वो होते हैं जिसके एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, जैसे सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी के अंदर क्या है, 5 6 7 8। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, 4 एलिमेंट है तो दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। लेकिन यही एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ आपका डिसजॉइंट सेट, पहला वाला सेट क्या है 1 2 3 4, दूसरे वाले सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 5 6 7 8। आपको पता है सारे कैसे अलग अलग हैं, तो जब ये अलग अलग होंगे तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर एलिमेंट एक भी एलिमेंट सेम हो जाता है, जैसे इसमें 1 है तो दूसरे सेट में भी 1 हो गया, तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे। हमारा टॉपिक आता है सबसेट। सबसेट सब मतलब सेट का भी एक छोटा सा हिस्सा सबसेट कहलाता है। मतलब एक फैमिली के अंदर जितने मेंबर हैं, ठीक है, उसके अंदर भी जो मेंबर हैं वो किसके हैं, हिस्से हैं बड़े वाले सेट के हिस्से। ठीक है ना, एक सेट का दूसरे सेट के अंदर होना तो वो एक दूसरे का सबसेट कहलाता है। तो एक बार थोड़ा डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है आपका, तो आपका डेफिनेशन कहता है लेट सेट ए बी द सेट containing all the students of your school and B be the set containing all the students of class 12 of the school। एक ए सेट है जिसके अंदर स्कूल के सारे स्टूडेंट आते हैं, एक सेट वो है जिसमें सिर्फ 12th के स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये 2 सेट हो गए। इन द एग्जाम्पल ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ऑल्सो कंटेनिंग सेट ए सच दैट इट सेट बी सेट टू बी द सबसेट ऑफ। अच्छा, एक सेट, एक बड़ा वाला सेट लिया उसने, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर दिखाऊंगी आपको। ये आपका एक सेट है, ये आपका बड़ा सेट है कोई, ठीक है, और इसके अंदर कोई एक छोटा सेट है। ठीक है, अब उसने कहा है ये बड़ा सेट जो है ये तो क्या है आपका स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल के क्या है आपके, इसके अंदर सारे स्टूडेंट हैं। स्कूल के सारे स्टूडेंट में आपके 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th एंड 12th तक के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये वाला, इसमें क्या है सिर्फ 12th के स्टूडेंट हैं। तो वो जो बड़ा वाला है हिस्सा वो क्या है, पूरा स्कूल है, और जो बीच में है वो क्या है, क्लास 12 है। तो वो जो बड़ा वाला है वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाना चाहिए, सबसेट कहलाना चाहिए, सेट कहलाना चाहिए। अब यही इसको अब यहाँ पर देखिए क्लियरली, यहाँ पर क्लियर किया गया है कि आपको यहाँ पढ़ेंगे सेकेंड लाइन में, इन द एग्जाम्पल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो 12th के बच्चे छोटे वाले ग्रुप में है वो बड़े ग्रुप में भी तो है, तो बड़ा ग्रुप क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, और छोटा ग्रुप क्या कहलाएगा, बी, जिसमें 12th तक के स्टूडेंट है। तो आप कह सकते हैं 12th तक के स्टूडेंट जो है वाला ग्रुप है, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, बी इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लाइन में लिखा है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको लेके दिया हुआ है, कंसीडर डी। डी एक एलिमेंट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। दैट मीन्स आप यहाँ नोट कर रहे हैं, तो ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन डी सिर्फ ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट आ रहे हैं। तो कौन सा बड़ा वाला हुआ, ई बड़ा हुआ। तो क्या कहलाएगा, ई इज अ सबसेट ऑफ डी। अब ये जो सबसेट का साइन है वो आपने नोट करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बार वीडियो में लिख देती हूँ, सबसेट को हम इस तरीके से भी नोट करते हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे करके, और ये लाइन नीचे, ये आपका सबसेट, ये लेस देन है और इक्वल टू पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सबसेट का साइन, ये गोलाई में होता है इस तरीके से, और वो जो दूसरा वाला होता है वो हम इस तरीके से लगाते हैं, चोंच निकाल के। आपको दोनों में फर्क पता चलेगा। तो सबसेट का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये साइन होता है। सबसेट क्या है, बड़ा वाला सेट, और छोटा वाला सेट को हम कहते हैं सेट। तो क्या है, जैसे D इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड इस एग्जांपल में क्या है, E इज अ सबसेट, सॉरी D इज अ सबसेट ऑफ E। D जो छोटा वाला सेट है उसको पहले रखा जाता है, बड़ा वाले सेट को बाद में रखा जाता है। दैट मीन्स इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ये वाला बड़ा है, और इसकी तरफ मुंह नहीं है, तो दैट मीन्स ये छोटा है। ये इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसके अंदर है, इसके अंदर, E के अंदर है। ठीक है,
जैसे क्लास 12 के स्टूडेंट थे यहाँ पर और यहाँ पूरे स्कूल के स्टूडेंट थे, तो जो क्लास स्कूल के स्टूडेंट में तो क्लास 12 भी आती है, तो ये जो 12th के स्टूडेंट है इसमें भी है। दैट मीन्स ये सबसेट है, ये बड़ा सेट है और ये आपका छोटा सेट है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका सबसेट भी क्लियर होता है। सबसेट का साइन आप देख लीजिए। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स आपको दिए हुए हैं, इस रिमार्क्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट में आपका देखते हैं, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने का एक सबसेट होता है। जैसे कोई एक सेट है, सेट के अंदर स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं, तो बात की जाए तो सारे स्टूडेंट हैं, तो उस स्टूडेंट, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल के सारे स्टूडेंट में क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सारी ही होंगी। तो इसमें देखा जाए क्लास 1st का एक सेट है, क्लास 2nd का सेट है, क्लास 3 का सेट है, तो ये पूरा सेट मिलाकर एक अपने आप का खुद का सबसेट बना। तो ये एक लैंग्वेज है जो आप याद कर सकते हैं। अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। null set has no element, so the condition the becoming the subset of automatically the satisfying the null set is a subset of every set. null set क्या होता है? null set जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो null set जो है हर किसी का सबसेट होगा। ठीक है ना, हर किसी का सेट होगा, बनेगा, आपका सबसेट कहलाएगा। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल आगे लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल तो अभी ये देखिए कि जो नल सेट है वो सभी का एक सेट बनेगा। सबसे पहले तो वही बनता है, उसके बाद आपका बात करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A इज इक्वल्स टू B। अगर आपका A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो वो दोनों कैसे होंगे? इक्वल कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाते हैं। तो ये A इज अ सबसेट ऑफ B एंड देन A इज नॉट इक्वल्स टू B, then A is said to be the proper subset of B and B is said to be the superset of A। अब ये proper subset और super subset ये आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर दिखाऊंगी। यहाँ पर एक अब ये मैं आपसे पूछूं तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप पहचानेंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ? x such that x is a prime number less than 5। x क्या है? x की जो वैल्यू है वो क्या है? लेस देन 5 है। ठीक है। तो y और दूसरा आपको एलिमेंट दिया y इज इवन प्राइम नंबर, देन b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है a के अंदर क्या दिया है? x इज अ लेस देन 5। x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? लेस देन 5 होगी। लेकिन कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके? 2, 3, 5। तो यहाँ 5 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये 5 जब लेते जब आपके नीचे इक्वल लगा होता है, पर यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो आप सिर्फ क्या लेंगे? 2 और 3 लेंगे। क्या दिया है सेकंड पार्ट में? आपने y क्या है? y बताना है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कहाँ तक का बताना है? 5 से छोटा, 5 से छोटा इवन प्राइम नंबर। इवन में आपका आ जाएगा 2। ऑड प्राइम नंबर पूछा होता तो आपका आता 3। क्लियर है यहाँ पर? तो इसलिए आपका क्या है? b इज अ सबसेट ऑफ a आ गया एंड b इज नॉट इक्वल्स टू a, क्योंकि जब मैंने आपको ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है, थर्ड कंडीशन की b इज अ सबसेट ऑफ a, जब ये b सबसेट होगा तो ये a इज नॉट इक्वल्स टू b कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पर फोर्थ कंडीशन अप्लाई होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.9 पर। ये आप एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं तो आप बुक की एक्सरसाइज सारी अपने आराम से ही कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं 1.9। ए दिया है आपके अंदर जिसमें एलिमेंट दिए रखे हैं 1 2 3 4। बी एलिमेंट है 2 3 4 5। अब आपको बताना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी है कि नहीं। अब देखिए, मैंने इस वर्ड से ही पता चलाना है आपको, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स कौन सा बड़ा सेट है यहाँ पर? आप बी बड़ा सेट है, क्योंकि बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, आपको मैंने बताया था। ए छोटा सेट कहलाएगा। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है। ठीक है। और दोनों के अंदर इक्वल है, तो दैट मीन्स यहाँ पर यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है दोनों, क्योंकि यहाँ पर ए के अंदर भी 4 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो दोनों कैसे हैं? ए इक्वल्स टू बी है, यानी दोनों कैसे ही इक्वल सेट हैं। क्लियर? चलो 10 पर आते हैं। 10 में आपका ए ई आई ओ यू वॉवल्स दिया हुआ है, आपको बी में भी वॉवल्स दिया हुआ है। इज ये बताइए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट, या बोथ, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। ठीक है या नहीं होती है?
अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ए के अंदर भी सारे एलिमेंट है बी के अंदर सारे एलिमेंट हैं ए के, तो एक दूसरे के अंदर सारे एलिमेंट हैं, तो दैट मीन्स ये कैसे सेट होंगे आपके अंदर, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन को जब मिलाएंगे तो दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अ सेट। तो अब यहाँ पर थोड़ा इंटरवल ऑफ अ सबसेट रियल नंबर, इस पेज को मैं आपको मेन जो चीज़ है पावर सेट, यस। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, जैसे कोई सेट है आपका, सेट ए है, उसके अंदर आपके दो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ए और बी, देन सबसेट ऑफ ए आर 5, ए बी और ए बी। एक सेट है आपके पास ए, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ, जिसके अंदर लिखा है ए और बी। अगर मैं इसके और सेट बना दूं, इस सेट के भी और सेट बनाऊं, खोल के दिखाऊं, तो वो क्या क्या बनेंगे इसके सेट। सबसे पहले मैंने बताया फाई क्या होता है, फाई नल सेट, जो कि हर एक सेट का सबसेट होता है। एक सेट ये बना, दूसरा आपका बना ए, तीसरा आपका बना बी, चौथा आपका बना ए बी। तो ये पॉसिबल है सारे, एक सेट से कितने सारे आपके सुपर सेट बन सकते हैं, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, चार सेट बन गए। और अगर इन सारे सेट को मैं एक साथ एक बड़े ब्रैकेट में कर लेती हूँ तो इसे क्या आ जाता है, पावर सेट। ठीक है, सारे सेट को जब मैं एक ब्रैकेट में लिख लेती हूँ सब सुपर सेट बनाने के बाद, तो उसको पावर सेट कहा जाता है। इसको डिफाइन किस तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ आप उसको रब करके मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, लाइन में आप पढ़िए इसको। इफ वी कंसीडर दीज सबसेट एज अ एलिमेंट ऑफ अ न्यू सेट बी, ठीक है, न्यू सेट बी की तरह आपने लिखा हुआ है, जिसके अंदर फाई ए बी और ए बी एक ब्रैकेट में लिखे हैं, बी इज सेट टू बी द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और नाम भी इसको नया नाम दिया जाता है, ए मत दीजिएगा, इसको नया नाम दीजिए बी, क्योंकि ए तो आपका ये था, ए के अंदर में आपके दो एलिमेंट थे, जब बी के अंदर आपने पावर सेट बना लिए, जो कि कितने बने आपके, चार। तो यहाँ पर नोटेशन है पावर सेट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, पी ऑफ ए से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, पावर सेट से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी याद करा देती हूँ पावर सेट का। सबसे पहले पी ऑफ ए से इसे डिनोट किया जाता है, तो आप 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n करके आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, सब क्वेश्चन आता है। तो 2 की पावर, अब आप देखेंगे कितने सेट बनाए आपने, 1 2 3 4, इसके अंदर कितने बनाए, 4 बनाए, तो आप इसकी पावर कर देंगे, सॉरी इसको नहीं करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, तो इसकी पावर करेंगे 2, 2 2 जा 4। अब देखें आपको 4 एलिमेंट बने, 1 2 3 4 एलिमेंट बने हैं। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पर ए बी और सी 3 एलिमेंट होते, तो मैं इसकी पावर कितनी कर देती, 3, और आंसर क्या आता, 8। चेक कर लो, जो चेक कर लिए आप कितने बनेंगे आपके एलिमेंट्स। एक तो बनेगा 5 ए बी सी, देन ए बी बी सी और ए सी, इसके अलावा कोई 5 6 7, हाँ, और एक बनेगा ए बी सी तीनों का, तो ये 8 सेट आपके बन जाएंगे। तो इसलिए 2 की पावर 3। तो ये एग्जाम्पल अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पावर सेट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। करते हैं आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिनोट कैसे, यू से डिनोट किया जाता है, यू से। जैसे अभी तक आप सेट को एक ए बी सी किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, लेकिन यूनिवर्सल सेट को आप हमेशा यू से ही आप डिनोट करेंगे, यू इज इक्वल्स टू। अब सेट ए जो है आप मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और सेट बी
एक छोटा सेट है जिसके अंदर आपके स्कूल के मेल स्टूडेंट आते हैं। सेट सी आपका है, सी के अंदर आपके फीमेल स्टूडेंट आ जाते हैं, और डी क्या है, क्लास 12 के स्टूडेंट आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा, ये आपका पूरा स्कूल है, यानी आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और इसके अंदर आपका मेल, फीमेल और क्लास 12 सारे आ जाते हैं। तो ये किसका हिस्सा है, पूरे ये सारे स्टूडेंट जो हैं स्कूल का तो हिस्सा है। तो दैट मीन्स ये यू जो है वो आपका जो बाहर की तरफ है वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, क्योंकि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स हों, अदर सेट के सारे एलिमेंट्स हों, तो वो आपका स्टार्ट होता है वेन डायग्राम, जिस यहाँ पर लिखा है वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम जो है ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, जो 1834-33 एडी में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था एक कॉन्सेप्ट डायग्राम का, जिसमें उन्होंने जो यूनिवर्सल सेट है उसको उन्होंने एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया था। बाकी जो अदर सेट है उन्होंने उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया था। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, बाहर एक आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर 2 सर्कल बने हुए हैं। तो ये जो बाहर रेक्टेंगल है इसको क्या कहेंगे, यू, यानी यूनिवर्सल सेट। इसको रिप्रेजेंट किससे, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो अंदर के जो सेट हैं वो ए और बी, वो सर्कल से उसने डिनोट किया है, ठीक है। तो इससे मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ यू के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, और बाकी जो 2 सर्कल हैं इसके एलिमेंट देख रहे हैं 2 4 और 1 3, ठीक है। एक काम करते हैं, सबके पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो उसने काम क्या किया, एक वेन डायग्राम बनाया। ये इस तरीके से जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, वेन डायग्राम। सॉरी, मेरे ये सर्कल रेक्टेंगल का मेरा स्क्वायर ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके ऐसे बना देती हूँ। तो ये स्क्रीन पे आपका वेन डायग्राम बना रही हूँ, इसको मैंने तरीके से बता रही हूँ। आप एग्जाम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यू से रिप्रेजेंट करा। अब यू के एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब सबसे पहले आप जो ए है वो बना लीजिए, और आपने बी बना लिया। ए के एलिमेंट उसके अंदर लिख लीजिए 2 और 4, ठीक है। और बी के एलिमेंट इसके अंदर लिख लीजिए 1 और 3। अब इसको कंपेयर कीजिए यूनिवर्सल सेट से, 2 और 4 आ गया, देखिए यस आ गया। जो नहीं आया वो बाहर लिख दीजिए 1 और 3। क्या बचा आपके पास, 5 बचा है, तो 5 को कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम तैयार होता है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका वेन डायग्राम का, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप अपना एग्जाम्पल लेके देखिए, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो वेन डायग्राम जो है, तो अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट की। डिफरेंस में जैसे कि आपने बताया डिफरेंस, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज सबसे पहले मैं आपको a माइनस बी सिखाती हूँ। तो a माइनस बी में आप जैसे देख रहे हैं, a के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 5, बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को काट ही दीजिए। दैट मीन्स आपका 2 4 6, तो इसमें से 2 को और 4 को काट दीजिए। जो बचा आपका पूरा का पूरा यहाँ लिखिए, क्या बचा आपके पास, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। बस यही आंसर है आपका। तो ए माइनस बी का आंसर क्या है, 1 3 5। और अगर मैं जब बात करती हूँ बी माइनस ए की, तो दैट मीन्स बी के अंदर से ए के एलिमेंट्स काट दीजिए। अब बी क्या है, 2 4 6, और 2 आ रहा है इसके अंदर, यस 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ 6 बचा, ठीक है। तो दैट मीन्स काटना कैसे है, जो पहले याद करने का तरीका क्या है, जो पहले लिखा है उसके अंदर से बी के एलिमेंट काट दीजिए। बचे रेस्ट किसके एलिमेंट उठा के लिखने, ए के लिखने, जो पहले नंबर पे लिखा है उसी के एलिमेंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो याद करने का तरीका बता रही हूँ स्टूडेंट्स। तो जो पहले एलिमेंट्स लिखा है, रेस्ट जो उसको एलिमेंट काटने के बाद जिसके एलिमेंट लिखने होते हैं वो किसके लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के लिखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके किसका बचता है आपका, बी का बचेगा यहाँ पर। जैसे कि बी फर्स्ट नंबर पे, तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, रेस्ट बी के एलिमेंट। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। सपोज आपका यहाँ पर इन जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, वेन डायग्राम करके भी दिखा सकते हैं आप। वेन डायग्राम बनाकर भी आप ये क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, कैसे होता है, कैसे डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को आप जो डिनोट करते हैं वो है
ए डैश से इसको आप डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं इस लाइन में। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए डैश से, ठीक है, या ए का कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। आप पीछे चलते हैं वापस। X डिनोट द यूनिवर्सल सेट एंड Y एंड Z बी द सबसेट, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लेके दिखाया है। X एक यूनिवर्सल सेट है आपका, ठीक है, यूनिवर्सल सेट X हो गया। इसके अंदर आपके दो सेट हैं, Y और Z। ये Y हो गया, ये आपका Z हो गया। वेन डायग्राम से मैं आपको दिखाती हूँ। X एक फैमिली है, ठीक है ना, एक फैमिली है। और Y क्या है? Y के अंदर जो है